हम लोग शुरू करेंगे 13.2 एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए। पिछली वीडियो में आपने 13.1 सीखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। अगली जो एक्सरसाइज है 13.2 वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जरा समझिएगा। मान के चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझा रहा हूं कि जब क्या हो, when two events not depends upon each other। क्या लिख दिया मैंने इंग्लिश में? ऐसे दो इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मान के चलो एक बच्चा है, ये है ए, और एक बच्चा है मान के चलिए बी। दोनों को अलग अलग डेस्क पे बिठा दिया गया और यहां पे एक मास्टर जी हैं और इन मास्टर जी ने क्या करा, एक क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया और कहा भैया दोनों सॉल्व करो। अब जो क्वेश्चन दिया हो सकता है कि ए सॉल्व कर दे, बी सॉल्व ना कर पाए। ऐसा हो सकता है कि बी सॉल्व कर दे, ए सॉल्व ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए भी सॉल्व कर दे, बी भी सॉल्व कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों सॉल्व ना कर पाए। मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ए क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसके सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बी पे डिपेंड करती हो? भाई ए सॉल्व करेगा तभी जब बी सॉल्व करेगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। दोनों को अलग अलग बिठा दिया है सर जी ने। ये बच्चा अलग सॉल्व कर रहा है, ये बच्चा अलग सॉल्व कर रहा है। इसके सॉल्व करना या ना सॉल्व करना इस पे डिपेंड नहीं करता, या इसका सॉल्व करना और ना सॉल्व करना बी पे डिपेंड नहीं करता। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली आपस में नहीं, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। ये ए बी पे डिपेंड नहीं करेगा, बी ए पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे दो इवेंट जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इवेंट कहलाते हैं क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट को मैंने जैसे ये कहानी के रूप में बताया, न्यूमेरिकली समझने के लिए आपको ये समझना है कि जब किसी क्वेश्चन में पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए क्रॉस पी बी के इक्वल आ जाए, जब किसी क्वेश्चन में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए क्रॉस पी बी के इक्वल आए, तो हम बोलते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्वेश्चन पर आते हैं जरा एक्सरसाइज पर, तो थोड़ा विस्तार से चीजें समझ में आएंगी। देखिएगा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पहले 1 से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझाऊंगा ताकि चीजें ढंग से समझ में आए आपको। देखिएगा जरा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, उसके बाद 3, तब बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी मैं करूंगा। चीजें समझ में आएगी इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टोस्ड। मतलब आपको कहा गया एक कॉइन और एक डाई को हमने उछाला है। एक कॉइन को उछाला है और दूसरी तरफ हमने क्या करा, एक डाई ले ली, डाई को भी उछाला। अब आप जानते हैं कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, और डाई को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ने से पहले मैं एक काम और करता हूं। अगर एक कॉइन और एक डाई को उछाला गया है तो मैं आपसे पूछता हूं इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? हो सकता है कॉइन पे हेड आए, डाई पे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो मतलब H1 सैंपल स्पेस, H2, H3, H4, H5, H6, या ऐसा क्या हो सकता है कॉइन पे क्या आ जाए, टेल, दैट इज T1, T2, T3, T4, T5, T6। क्यों बॉस? यानी कि टोटल आपके आइटम कितने होंगे? 12। अब क्या पूछ रहा है जरा सुनिएगा। ए फेयर कॉइन एंड एन अनवाइज्ड डाई आर टोस्ड। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, लेट ए बी द इवेंट। ए उसने क्या बोला, देखिए, लेट ए बी द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी बी द इवेंट, 3 ऑन डाई। थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूं। ए उसने क्या बोला है बच्चों? ए बोला उसने क्या, ए बोला उसने हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मतलब हेड अपीयर्स ऑन कॉइन। और बी क्या बोला है उसने? बी को बोला उसने बी बी द इवेंट, 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई। तो उसने पूछा क्या है बच्चों आगे? उसने बोला है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। आपसे पूछा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है।
तो भाई इंडिपेंडेंट के लिए सीधी सी बात है, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, पी ए इंटू पी बी के। तो यहां पे देखिए क्या करते हैं, पहले इवेंट्स बनाते हैं। इवेंट मतलब हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो कॉइन पे हेड किस में आ रहा है, सैंपल स्पेस में चेक कर लीजिए, H1, H2, H3, H4, H5, अब डायरेक्ट भी 6 लिख सकते हैं, H6। और B में क्या है, B किसको बात कर रहा है, 3 ऑन डाई, वो डाई पे 3 आना चाहिए। डाई पे 3 कहाँ आ रहा है, H3 पर आ रहा है डाई पे 3 और T3 पे आ रहा है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है बच्चों, कॉमन तो एक ही आइटम आ रहा है मेरे को लग रहा है, H3। तो Na में कितने एलिमेंट है भला, 6। Nb में कितने एलिमेंट हैं, 2। और Na इंटरसेक्शन B में और Ns में 12 है टोटल। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूं Pa निकालने के लिए, तो Pa आप लोग शुरू से जानते हैं, पीछे भी पढ़ा है, Na अपॉन में Ns होता है। Na मतलब 6, Ns 12, दैट इज 1/2। अच्छा, Nb क्या होता है, Nb अपॉन में Ns, Nb का मतलब Nb आपका है 2 और 12, दैट इज 1/6। अच्छा, इसके बाद Pa निकाल लिया, Pb निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं Pa इंटरसेक्शन B। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Na इंटरसेक्शन B अपॉन में Ns। Na इंटरसेक्शन B कितना है, ये रहा 1 और Ns 12। इसके बाद आपको क्या करना है जरा सुनिएगा, Pa को Pb से मल्टीप्लाई करके देखना होगा हमेशा जब आपको इंडिपेंडेंट चेक करना हो। Pa आपका क्या है 1/2, Pb आपका क्या है, Pb 1/6, क्या आ गया 1/12। अरे वाह, ये तो इक्वल आ गए। याद रखिएगा, जब भी Pa इंटरसेक्शन B की वैल्यू Pa क्रॉस Pb के इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट होता है। क्या यहां पर आया है, यस। Pa इंटरसेक्शन B की वैल्यू Pa इंटू Pb के इक्वल आ गया है। सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि A और B हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्वेश्चन कह रहा है, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। एक डाई पर बॉस 1 2 3 जो लिखा है वो रेड कलर से लिखा है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट। भाई कमाल की डाई है। आपको पता है जब डाई को उछालेंगे तो डाई को उछालने पे तो 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। कमाल तो इसमें यह हो गया कि जो इसमें 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये रेड कलर का है, और इसके बाद जो 4 5 6 है वो ग्रीन कलर का है। ऐसा उसने कहा है, लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, बी बी द इवेंट नंबर इज रेड, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। इसमें भी आपको ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो पहले इवेंट बना लूं। ए क्या बोला है बच्चों, उसने ए बोला है लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। और बी का मतलब क्या बोला है, बी का मतलब बोला है नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। तो जरा इसके एलिमेंट्स बनाओ। तो बताइए ए में कौन नंबर इज इवन, इवन नंबर कौन कौन से हैं। जब उसने इवन बोला है तो इवन के बारे में सोचिए, 2 4 6। अच्छा, बी की बात करें, बी क्या है, नंबर इज रेड वाले कौन कौन से नंबर है, 1 2 3। अच्छा, कॉमन आ रहा है कोई, 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है ना सर ये। तो अब एक बात समझिएगा, एस में कितने एलिमेंट है आपके, 6। तो यहां पे मैं पूछता हूं पीए क्या होगा आपका, Na अपॉन में NS। तो Na अपॉन में NS का मतलब Na में कितने एलिमेंट है आपके, 3। लिख भी देता हूं, Na में आपके एलिमेंट हैं, कहां गया Na में 3, NB में क्या एलिमेंट है 3, और Na इंटरसेक्शन B 1। तो Na अपॉन में NS, Na का मतलब 3, 3/6 दैट इज 1/2। PB क्या होगा,
एन बी अपॉन में एन एस, ये भी 3/6 है क्योंकि बी में आपके 3 एलिमेंट है, ये भी होगा 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस, यानी कि 1/6। अब पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करिए, अगर पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो पी ए तो आपका है 1/2, अब पी बी आपका है 1/2, 1/4 हो गया, और पी इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं 1/6। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, तो लिख देंगे सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं है पी ए इंटू पी बी के इक्वल नहीं है, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट्स ऑल, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बस आपने ये सीखा कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, इफ पी ए 3/5 पी बी 1/5 फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसने साफ बोल दिया है कि पी ए आपका है 3/5, पी बी आपका है आपका 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो एक बात, और उसने साफ कंडीशन भी दे दी है, उसने खुद ही बता दिया है कि ए और बी आपके कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहां पे हम सीधा लिख देंगे सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, इसलिए सीधी सी बात है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए क्रॉस पी बी के। पी ए आपका है 3/5, ये है आपका 1/5, आ गया 3/25, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए जरा, उसको भी देखें जरा लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये वर्ड जरा अंडरलाइन करने लायक है कि आपने 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, जब आपने, मैंने शायद पीछे कहीं पे बताया भी था कि मान के चलिए, ये एग्जांपल से मैं समझाऊं आपको, मान के चलिए ये कुल मिला के कुछ पेन और मार्कर यहाँ पे पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है ये 1 2 3 4 5 है, ये 5 आइटम है। आपको मैं कहूँ एक एक करके 2 आइटम निकालिए। जब मैंने पहला आइटम निकाला, वो खुद ही निकल गया। जब मैंने क्या करा, पहला आइटम निकाला, तो जब पहला आइटम मैं निकालने के लिए गया तो अब तक इसमें कितने आइटम थे, 1 2 3 4 5, 2 पेन भी है छोटे छोटे, इसमें टोटल अभी तक कितने थे, 5 आइटम थे। जब मैं पहला आइटम इसमें से निकालूंगा तो 5 में से निकालूंगा, इसको निकाल करके मैं क्या करूंगा, इसके अंदर रिप्लेस ना करके कहीं साइड में रख दूं, फिर मैं कहता हूं एक और निकालिए। तो जब मैं दूसरे नंबर पे निकालूंगा तो कितने में से निकालूंगा, ये टोटल 4 में से निकालूंगा। जब पहली बार मैंने निकाला तो 5 में से निकाला, इसको निकाल के साइड में रख दिया, और जब मैं दूसरी बार निकालने जाऊंगा तो 4 में से निकालूंगा। पहली बार मेरा सैंपल स्पेस 5 पीसेस का था, दूसरी बार जब मैं निकालने जाऊंगा तो मेरा सैंपल स्पेस 4 पीसेस का होगा, लेकिन अगर इसके बाद भी निकालना हो तो सैंपल स्पेस हमारे 3 पीसेस का होगा। जब हम कोई आइटम निकालते हैं और आइटम निकालने के बाद अगर इसको इसके अंदर वापस रख देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। आइटम मैंने जो निकाला और उसके अंदर वापस रख दिया तो दैट इज विद रिप्लेसमेंट, लेकिन निकाल के उसे साइड में रख दिया, इसके अंदर वापस नहीं रखा, तो ये क्या कहलाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपका सैंपल स्पेस कम होगा हमेशा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जब पहला कार्ड आपने निकालना होगा तो उस गड्डी में, उस डेक में, उस ताश की गड्डी में 52 कार्ड रहे होंगे, लेकिन जब दूसरी बार आप निकालने गए होंगे तो कितने रहे होंगे, 51, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है। आपने एक कार्ड निकाल के साइड में रख दिया होगा, दूसरी बार बचे हुए में से आपने अगला कार्ड निकाला होगा। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम and without replacement from a pack of 52 playing cards, find the probability that both the cards are black। आपने एक एक करके 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए। पहले तो मुझे बताइए कि नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड होते कितने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड होते 26, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52।
हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों के दोनों कार्ड क्या होंगे? ब्लैक होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। भाई दोनों के दोनों कार्ड ब्लैक कब होंगे? जब पहला कार्ड भी ब्लैक हो, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड फ्रेम देख लीजिएगा, और सेकंड कार्ड इज ब्लैक। भाई मेरे दो कार्ड ब्लैक कब होंगे? तो दो कार्ड ब्लैक तभी होंगे जब मेरा पहला कार्ड भी ब्लैक हो एंड दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो। तो पहला कार्ड ब्लैक हो, ब्लैक को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, यानी कि पहले नंबर पे ब्लैक कार्ड आए और दूसरे नंबर पे ब्लैक कार्ड आए। इसे मैं 1 लिख देता हूं, इसे 2 लिख देता हूं, यानी कि पहले नंबर पे भी ब्लैक कार्ड हो एंड दूसरे नंबर पे भी क्या होना चाहिए? ब्लैक कार्ड। पहले नंबर पे ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप खुद ही सोचिए, ये आपके टोटल कार्ड्स पड़े हुए हैं, टोटल कार्ड है 52 और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। तो जब आप पहली बार ब्लैक कार्ड निकालने के लिए हाथ डालेंगे इसमें, तो आपके फेवर में कितने ब्लैक कार्ड होंगे? 26, और टोटल कितने होंगे? 52। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल अपॉन में टोटल करते हैं, फिर इनटू में। अब आपने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया, उसे साइड में रख दिया, अब दोबारा आप हाथ डाल रहे हैं अगला ब्लैक कार्ड निकालने के लिए। जब एक और ब्लैक कार्ड आप निकालने जाएंगे तो अब ब्लैक कार्ड इसमें कितने होंगे? एक कम हो चुका होगा, 25। आपके फेवर में अब एक कम हो चुका होगा, यानी कि 25 ही तो होंगे बच्चों, और फेवर में तो 25 हो गए, लेकिन टोटल कितने होंगे? 51। 26 2 जा कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में 102। ये दो ब्लैक कार्ड निकालने की क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी। लिखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या रखा है बच्चों? ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मान के चलिए ऑरेंजेस पड़े हुए हैं, नाम तो सुना ही होगा, संतरे पड़े हुए हैं इस बॉक्स में, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या करना है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट करना है, इसकी जांच करनी है। और जांच करने के लिए क्या करते हैं, एक एक करके 3 ऑरेंजेस 3 संतरे निकालते हैं। पहला ऑरेंज निकालते हैं, उसे साइड में रख देते हैं, बचे हुए में से फिर दूसरा ऑरेंज निकालते हैं, उसे साइड में रख देते हैं, और फिर तीसरा ऑरेंज निकालते हैं, उसे साइड में रखते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है? विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। इस बॉक्स में से क्या हुआ, एक एक करके पहले एक ऑरेंज निकाला, फिर दूसरा ऑरेंज निकाला और तीसरा ऑरेंज निकाला। अगर ये तीनों के तीनों ऑरेंजेस अगर गुड हैं, गुड हैं, गुड हैं, तब इस बॉक्स को क्या कर दिया जाएगा? अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए। अगर एक भी ऑरेंज गुड नहीं हुआ, मान के चलिए एक बैड निकल गया, 2 गुड निकल गए, तो आपको क्या करना होगा? इस बॉक्स को रिजेक्ट कर देना होगा। तीनों का गुड होना जरूरी है, ये कंडीशन है। अब आगे क्या रखा है? इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फुल स्टॉप के बाद ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी किस चीज की है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। ये जो बॉक्स है इसमें टोटल कितने ऑरेंजेस है बॉस? 15। अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। मतलब वो ये कह रहा है कि मान के चलिए इस बॉक्स में 3 ऑरेंजेस क्या है? बैड है ना, और 12 ऑरेंजेस क्या है? गुड है। ये गुड है और ये क्या है? बैड है। टोटल 15 हो गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? बॉक्स को अप्रूव करने की सेल के लिए या रिजेक्ट करने की? अप्रूव करने। लास्ट के 3 वर्ड देखिए, लिखा भी उसने, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि बॉक्स को अप्रूव करना है सेल के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जरूर लिखेंगे कि नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस, गुड ऑरेंजेस आपके कितने हैं? 12। नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस है 3। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर पूछे जाएं तो ये हो जाएगा 12 + 3 दैट इज 15। अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सीधी सी बात। क्या बोला कि बॉक्स क्या हो जाए? अप्रूव हो जाए। तो थोड़ा सा मैं ये भी लिख दूं कि लेट G बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग गुड ऑरेंज। गुड ऑरेंज को सिलेक्ट करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया G।
अब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? बॉक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि बॉक्स अप्रूव हो गया सेल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? बॉक्स अप्रूव कब होगा? जब पहले नंबर पे भी क्या है? गुड ऑरेंज, एंड दूसरे नंबर पे भी क्या है? गुड ऑरेंज, एंड तीसरे नंबर पे भी क्या है? गुड ऑरेंज, तभी तो अप्रूव होगा। ये हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि G1 एंड का मतलब इंटरसेक्शन G2 G3। इसे मैं लिख सकता हूं PG1 इंटू PG2 इंटू में PG3। अब ध्यान दीजिएगा बस, इस बॉक्स में जो गुड ऑरेंजेस हैं और जो बैड हैं, गुड ऑरेंजेस हैं 12, बैड ऑरेंजेस हैं 3, टोटल ऑरेंजेस हैं 15। PG1 मतलब पहले नंबर पे गुड ऑरेंजेस आए। जब आपने पहली बार ऑरेंज निकालना और गुड ऑरेंज निकालना है तो कितने फेवर में? 12 अपॉन में 15। फिर जो आपने एक ऑरेंज निकाल लिया उसे आपने साइड में रख दिया, अब ऑरेंज कितने बच गए? 11। और सैंपल स्पेस भी कम हो जाएगा, टोटल 11 और 3 14 हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जब आप गुड ऑरेंज निकालेंगे तो आपके फेवर में कितने ऑरेंज हो जाएंगे? गुड, और उसके अगली बार 10, और सैंपल स्पेस पहले 15 थे तो अगली बार 14 हो जाएंगे, उसके अगली बार 13। ये बात समझे? 11 बाई 14 10 बाई। अब इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो कैंसिल करने पर क्या क्या मिलेगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, इसके बाद तो 3 4 जा 12, और कुछ तो नहीं बच रहा मेरे ख्याल। तो 4 और 11 44 अपॉन में 7 और 13 91। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट E एंड F बी इवेंट्स विद PE आपको दे रखा है छठे क्वेश्चन में 3/5, PF आपको दे रखा है 3/10 और PE इंटरसेक्शन F दे रखा है 1/5। काफी मुश्किल क्वेश्चन है और वो पूछ रहा है आर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। आपसे वो पूछ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन चलिए बता दिया जाता है। अगर P इंटरसेक्शन F आपको 1/5 दे रखा है तो आप यहां पे क्या कीजिए, चुपचाप से बिना किसी को बताए हुए PE क्रॉस PF निकालिए। PE आपका 3/5 है, PF 3/10 है, काट पीट के कौन आएगा? 9/50। अरे बाबा, क्या ये इसके इक्वल है? तो हम लिख देंगे सिंस, काफी मुश्किल क्वेश्चन, PE इंटरसेक्शन F इक्वल नहीं है किसके? PE क्रॉस PF के। सो E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे को करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आइएगा जरा, लेकिन 7 को कराने से पहले दो बातें आपको समझा देनी है। देखिए, ये तो आपने अभी भी पढ़ा था कि जब भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है ये पूरा का पूरा इक्वल होता है किसके? PA इंटू PB के। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो नई चीज आ रही है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं जरा सुनिएगा। देखिए, ऐसे दो ग्रुप या ऐसे दो सेट जिन सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो, दोनों एलिमेंट दोनों सेट के डिफर हो, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मैं एक सेट बनाऊं A, उसमें एलिमेंट है 1 3 5 ऑड नंबर का। एक सेट बनाऊं B, उसमें नंबर लिखूं 2 4 6 इवन नंबर का। अब मैं आपसे कहूं कि A इंटरसेक्शन B बताइए क्या आएगा, तो A इंटरसेक्शन B में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यानी कि अगर मैं PA इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। 0 क्यों आएगी? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आ रहा होता तो उसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब नो एलिमेंट्स आर कॉमन, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। या कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में क्या कॉमन है, तो A और B के कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? 0। लेकिन जब इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो A इंटरसेक्शन B बनता है PA क्रॉस PB। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा। ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। आइएगा जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बॉस 7th,
गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू स्मॉल पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और सेकेंड पार्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 13.2 के लिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स। आपको बस पी ए दे रखा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। इसके बाद पी ए यूनियन बी दे रखा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इट वुड बी 3/5। एंड पी बी आपको दे रखा है क्या भला? स्मॉल पी। अब इसके बाद क्या पूछा उसने? फाइंड पी की वैल्यू बताइए इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे कि क्या है जब वो इंडिपेंडेंट है और एक बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, पहले एक बात याद रखिए कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो सिचुएशन में ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। ये कंफर्म है। नाउ एक बात सुनिए, वी नो दैट आपको एडिशन थ्योरम बताई गई थी कि पी ए यूनियन बी हमारा इक्वल होता है किसके? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा क्यों? कैसे पता चला ये फॉर्मूले की? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है? पी ए है 1/2, पी ए यूनियन बी मुझे दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला यही तो होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 3/5। पी ए आपको दे रखा है 1/2, पी बी आपको दे रखा है पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी इंटरसेक्शन बी तो निकालना है। लेकिन साफ बात यह है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0। तो पी इंटरसेक्शन बी हो गया 0। तो 3/5 प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2, एलसीएम लूंगा क्या आएगा? 2 3 जा 6 माइनस 5 10। तो पी की वैल्यू आ गई आपकी 1/10। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो फॉर्मूला तो आपका वही है 11th क्लास वाला, बस ए इंटरसेक्शन बी के बदले आप 0 रिप्लेस करेंगे। लेकिन जबकि अगर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट में लिखा है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब पहले तो मैं ये लिख दूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में? पी ए इंटू में पी बी। और वही बात वी नो दैट क्या कि पी ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के। पी ए यूनियन बी आपको कितना दिया गया था? तो पी ए यूनियन बी दिया गया था 3/5। पी ए कितना दे रखा आपको? 1/2। पी बी कितना दे रखा आपको? पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब पहले तो लिख देता हूं पी ए इंटू पी बी। लिख सकता हूं ना ऐसा? वहां पे तो 0 लिख दिया था, क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर लिखा गया पी ए इंटू पी बी। तो 3/5 एज यूजल प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2 होगा। ये क्या बच गया? पी ए का मतलब बच्चों पी ए क्या है आपका? 1/2। और पी बी है स्मॉल पी। अब इनका एलसीएम लेता हूं मैं, तो 5 2 जा 10 माइनस 5 पी माइनस दैट इज p/2, दैट इज 1/10। 2 बन जा 2p में से एक p गया p/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10p इक्वल टू में 2 यानी कि p आ जाएगा 1/5। ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 13.2 के लिए। क्या लिखा है जरा देखिएगा। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यानी कि पहले ही बता दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। पी ए की वैल्यू दे रखी है 0.3, पी बी दे रखा है 0.4,
आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके वैल्यू निकालता हूँ, ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन जब मेरा स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हैं तो पहले नंबर पे मुझे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए क्रॉस पी बी। पी ए मतलब 0.3, पी बी मतलब 0.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 0.12, ये हमारा आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड नंबर पे मुझे निकालना है पी ए यूनियन बी, तो बस पी ए यूनियन बी तो निकल जाएगा। पी ए यूनियन बी क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए मीन्स पी ए 0.3, 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 0.12, तो ये आ गया 0.7 माइनस का 12 कितना आएगा 0.58। 70 में से 12 जाएगा तो 50 आ जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या निकालना है, पी ए बाई बी है। पी ए बाई बी का मतलब एक तरह से क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है ना ये साइन 13.1 में, तो ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। पी इंटरसेक्शन बी आपका कितना है, पी इंटरसेक्शन बी आपका है 0.12, ये आप निकाल चुके हैं 0.12, और पी बी आपका पी बी 0.4। डेसिमल हटाएंगे 12 अपॉन में 4, यहाँ का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10, ऊपर का डेसिमल हटेगा तो नीचे 00, तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 3 जा, दैट इज 3/10। और फोर्थ पार्ट क्या निकालना है, पी बी अपॉन में ए। पी बी अपॉन मीन्स पी बी इंटरसेक्शन ए ऊपर आएगा, जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं, नीचे में पी ए आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी बॉस, 0.12, और पी ए मतलब 0.3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेम वही सिचुएशन, 12 अपॉन में यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 00, 3 4 12, 0 से 0 कैंसिल, 4/10 दैट इज 2/5। ये हमारा सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 13.2 के लिए। इस क्वेश्चन में जरा कुछ चीज़ें आपको समझनी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। देखिए एक बात समझिएगा कि अगर कहीं पे लिखा होता है P नॉट A यूनियन नॉट B, तो P नॉट A यूनियन नॉट B ये पूरा का पूरा इक्वल होता है 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B के। इसे डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। याद रखने का तरीका क्या है डी मॉर्गन्स लॉ का, यहां पे क्या लगा है, नॉट लगा है, तो यहां पे A और B पे नॉट नहीं लगा है। यहां पे यूनियन है तो यहां पर इंटरसेक्शन है, और माइनस हो गया है 1 में से। इसका सीधा उल्टा है, यूनियन का इंटरसेक्शन नॉट का खत्म हो गया नॉट, और 1 में से माइनस हो गया है। इसका मतलब अगला फॉर्मूला मैं आप ही से पूछूंगा, आप बना देंगे। अगर कहीं पे लिखा है नॉट ए इंटरसेक्शन, तो ये क्या होगा 1 माइनस हाँ ए यूनियन बी, क्योंकि यहां पर यूनियन था तो इंटरसेक्शन बनाया, और इंटरसेक्शन है तो क्या बन गया यूनियन। अच्छा एक और चीज याद रखिए, अगर कहीं पे लिखा है P आइदर A और B, आइदर A और B, आइदर A और B, इसका मतलब या तो A या B, इसका मतलब होता है P A यूनियन B। इस पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। अगर कहीं पे लिखा है, याद रखिए, नाइदर A नॉर B, तो नाइदर A नॉर B का मतलब ना तो A और ना ही B, मतलब ना तो A एंड ना ही B। जब ये लिखा हो नाइदर ए नॉर बी, तो इसका मतलब नॉट ए नॉट बी इंटरसेक्शन में रहेगा। सुन रहे हैं आप? तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन में ज़रा देखते हैं। और एक और चीज़ ये तो आपको पता ही होगा कि पी ए प्लस में पी नॉट ए, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होता है किसके, 1 के। किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में कर रहा हूँ इसके लिए, पी ए आपको दे रखा है 1/4। बस पी ए आपको 1/4 दे रखा है, तो मैं क्या यहाँ पे पी नॉट ए निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, हालांकि ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी समझाने के लिए ले रहा हूँ। पी नॉट ए क्या होगा, 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 1/4
3/4। अगर किसी क्वेश्चन में नॉट ए निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ पी बी निकालने के लिए, तो पी बी क्या है 1/4, तो पी बी 1/4 है, तो पी नॉट बी क्या होगा 1 माइनस पी बी, यानी कि 1 माइनस सेम ही क्या दोनों, देखिएगा जरा क्वेश्चन में पी बी 1/2 है, मैंने गलत लिख दिया, चलिए कोई नहीं। पी बी आपका 1/2 है, तो 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये सेम 1/2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल एक चीज पूछी है, वो क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और क्या बोला उसने, पी नॉट ए एंड नॉट बी, मतलब पी नॉट ए नॉट बी। क्या मतलब हुआ इसका, ना तो ए ना ही बी, मतलब ना तो ए एंड इंटरसेक्शन लगेगा ना तो बी। जब नॉट ए नॉट बी लिखा है यानी कि यही सेंस बनेगी, ना तो ए ना तो बी, यानी कि पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में तो आप सीधा बोल सकते हैं ना इसको, क्या बोला, पी नॉट ए पी नॉट बी, नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट चल रही है ना हमारी एक्सरसाइज, तो इसमें पी ए नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी के। पी नॉट ए आपका किसके इक्वल दे रखा है 3/4 के, पी नॉट बी किसके इक्वल दे रखा है 1/4 के, कुल मिला के क्या आ जाएगा 3/8। बोले हाँ है ना।